एक नई टॉपिक आपको डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है कोएगुलेशन। देखिए जो कोएगुलेशन है हम लोग इसे स्कंदन कहते हैं, स्कंदन हम लोग इसे कहते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार हमारे एग्जाम में से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो कोएगुलेशन क्या होता है इसके बारे में आपसे बात करेंगे। देखिए जैसे हमारे पास ये कोलाइड्स है, दो कोलाइड्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। इस वाले में पॉजिटिव कोलाइड्स हैं और इसमें नेगेटिव कोलाइड्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितनी प्रॉपर्टी आपको पढ़ा रहा है उनमें टिंडल इफेक्ट और कोएगुलेशन और एक पढ़ाएंगे प्रोटेक्शन। इसके बाद आपको ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है इसके अंदर। देखिए जैसे पॉजिटिव कोलाइड्स हमारे पास है, और ये नेगेटिव कोलाइड्स आपके पास है भाई। अभी हमने क्या काम किया, इसमें किसी सबस्टेंस को ऐड किया मैंने, और जो सबस्टेंस मैंने ऐड किया वो नेगेटिव कैटेगरी का था, और इसमें मैंने किसी पॉजिटिव सबस्टेंस को ऐड कर दिया। तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव वाले कोलाइड्स है ना, इस नेगेटिव वाले से मिलकर उदासीन हो जाएंगे और उदासीन होकर इनका आकार बढ़ जाएगा, और जैसे इनका आकार बढ़ेगा तो ये ऊपर चलने लगेंगे इस टाइप से। ऐसे क्या होगा, ये जो नेगेटिव वाले कोलाइड्स हैं इस पॉजिटिव वाले कोलाइड से मिलने के बाद ये भी उदासीन हो जाएंगे और इनका आकार कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और ये ऊपर चलने लगेंगे। तो आपको बताना है, जब किसी कोलाइड में बाह्य पदार्थ को मिलाया जाता है, जब किसी कोलाइड्स में बाह्य पदार्थ को मिलाया जाता है तो बाह्य पदार्थ को आप कैसे मिला सकते हैं। सवाल ये है, बाह्य पदार्थ को हम लोग ऐसे मिला सकते हैं, अगर आपके पास कोलाइड पॉजिटिव है तो आपका बाह्य पदार्थ नेगेटिव होगा, और कोलाइड अगर नेगेटिव है तो आपका बाह्य पदार्थ पॉजिटिव होगा। उल्टा मिलाना है आपके लिए। और जब किसी कोलाइड्स में बाह्य पदार्थ को मिलाया जाता है तो जैसे हम लोग बाह्य पदार्थ को मिलाएंगे तो बाह्य पदार्थ को मिलाने के बाद क्या होगा, जो कोलाइड्स है हमारा वो उदासीन हो जाएगा, और जैसे ही कोलाइड उदासीन होगा तो कोलाइड को उदासीन होने के बाद क्या होगा, उसके कणों का जो आकार है वो सामान्य से बड़ा हो जाएगा, और जब कणों का आकार सामान्य से बड़ा हो जाएगा तो वो सतह पर ऊपर चलने लगेंगे। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं कोएगुलेशन। बाह्य पदार्थों की सहायता से किसी भी कोलाइड्स को अवक्षेपित करने की क्रिया, बाह्य पदार्थों की सहायता से किसी भी कोलाइड्स को अवक्षेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है, कोएगुलेशन। विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सबस्टेंस, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सबस्टेंस, जब किसी कोलाइड्स को अवक्षेपित किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सबस्टेंस, जब किसी कोलाइड्स को अवक्षेपित किया जाता है तो कोलाइड्स को अवक्षेपित करने की जो क्रिया होती है उसे कोएगुलेशन कहते हैं। समझ में आ गई बात। और पॉजिटिव कोलाइड तो कैसे करोगे स्कंदन, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव से करें। आप सपोज कीजिएगा, जैसे आपके पास लिखा हुआ है FeOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस। कैसा कोलाइड था, कल बनाया था हमने, कल जब हमने बनाया था तो पॉजिटिव कोलाइड्स था। कैसा कोलाइड्स था, पॉजिटिव कोलाइड्स था। और एक हमारे पास लिखा हुआ है AH2 S3, ये कैसा कोलाइड्स था, नेगेटिव था। अब सबने क्या काम किया, सबने पूछा मुझे ये अवक्षेपित करना है, बताओ क्या मिलाओगे इसके अंदर, और ये अवक्षेपित करना तो क्या मिलाओगे, इसमें पॉजिटिव मिलाना पड़ेगा, इसमें नेगेटिव मिलाना पड़ेगा। अब कैसे हम लोग अवक्षेपित कर पाएंगे, ध्यान रखेंगे। आपको देखो ध्यान से, मैंने आपको दिया सोडियम फॉस्फेट, यहां पर दिया मैंने आपको Na3PO4, और यहां पर मैंने आपको दिया है FeCl3। मैंने आपसे बताया कि अगर आपको इसे प्रेसिपिटेट करना है तो इसको अवक्षेपित करने के लिए आप इसमें सोडियम फॉस्फेट मिला दीजिएगा, ये अवक्षेपित हो जाएगा। और अगर आपको इसको अवक्षेपित करना है तो इसको अवक्षेपित करने के लिए
आप FeCl3 मिला दीजिएगा। अब आप सोचेंगे सर कैसे अवक्षेपित हो जाएगा इससे। देखिए होता क्या है बेटा, इसमें भी दो तरह के आयन है। Fe जो है उस पर 3 पॉजिटिव है और Cl पर 3 नेगेटिव है। ऐसे बेटा जो सोडियम फॉस्फेट है उसमें 3 Na जो लिखे हुए हैं वो पॉजिटिव है और PO4 क्या है, नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है ना, तो इसको अवक्षेपित करेगा PO4 नेगेटिव वाला। ये तो इससे रिपल्सन करेगा, तो समान आवेश वाले हैं, तो इसका तो फंक्शन ही खत्म हो जाएगा इसके अंदर रहने का। क्या वर्क करेगा इसमें, फॉस्फेट। क्या वर्क करेगा, फॉस्फेट वर्क करेगा। तो फॉस्फेट से तो ये अवक्षेपित होगा, और बताओ ये किससे होगा फिर, Fe ट्रिपल पॉजिटिव से। किससे होगा ये, Fe ट्रिपल पॉजिटिव से होगा। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो सर को बताएंगे कि भाई कोएगुलेशन का एक तो एग्जाम्पल बताइए आप हमें, तो आप बताएंगे सर जो FeOH का होल्ट्राइस होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है, उस फेरिक हाइड्रोक्साइड में हम लोग क्या करेंगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड में सोडियम फॉस्फेट मिलाएंगे Na3PO4, और जैसे सोडियम फॉस्फेट मिलाएंगे तो क्या होगा, ये अवक्षेपित हो जाएगा। किससे अवक्षेपित होगा, PO4 से होगा, Na से नहीं होगा। समान आवेश कभी अवक्षेपित नहीं कर सकते हैं। AH2S3 को अगर आपको अवक्षेपित करना तो क्या करना पड़ेगा, उसमें FeCl3 क्या हो जाएगा भाई, इससे Fe पॉजिटिव आयन इसको आसानी से अवक्षेपित कर देगा। लेकिन सवाल यह था क्या स्कंदन के ऊपर आयनों की संयोजकता का कोई फर्क पड़ेगा। जैसे हमने आपको बोला कि Na पॉजिटिव लिखा हुआ है, Mg पॉजिटिव लिखा हुआ है, Al ट्रिपल पॉजिटिव लिखा हुआ है, 3 आयन है, और मैंने तीनों आयन इसमें मिला दिए AH2O3 में। तो सवाल यह है कि इन तीनों आयनों के मिलाने के बाद क्या कोई फर्क पड़ेगा इसके ऊपर, स्कंदन के ऊपर, क्या तीनों समान रूप से अवक्षेपित करेंगे। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए साइंटिस्ट हार्डी और सुल्जे ने 2 नियम दिए हैं। वो नियम आपको जरूर याद रखना है, हर बार हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। एज पर द हार्डी सुल्जे रूल, तो उन्होंने क्या बताया अपने कंसेप्ट में, मैं आपको समझाता हूं। देखो हार्डी सुल्जे, सुल्जे लिखूं नहीं मैं, हार्डी सुल्जे। हार्डी सुल्जे का रूल है ये। 2 साइंटिस्ट को 2 रूल दिए इन्होंने, और इन्होंने क्या बताया देखो आप सुन ध्यान से। रूल नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। ये कोलाइड हमारे पास है एक पॉजिटिव, और ये कोलाइड हमारे पास है एक नेगेटिव। उसने बताया कि बाह्य पदार्थ ना मिलाए और कोलाइड को ही मिला दें कोलाइड में, और जैसे ही कोलाइड को कोलाइड में मिलाएंगे तो ये उदासीन हो जाएंगे। उसने कहा जब एक कोलाइड की सहायता से किसी दूसरे कोलाइड्स का कोएगुलेशन किया जाता है, जब एक कोलाइड की सहायता से किसी दूसरे कोलाइड का कोएगुलेशन किया जाता है तो इसे पारस्परिक स्कंदन कहते हैं। पारस्परिक, अंग्रेजी में कहते हैं म्यूचुअल कोएगुलेशन। म्यूचुअल क्या कहते हैं, म्यूचुअल कोएगुलेशन कहते हैं हम लोग इसे, या हम लोग क्या बोलते हैं इसे, पारस्परिक स्कंदन कहते हैं। भाई एक कोलाइड से तो दूसरे कोलाइड्स को अवक्षेपित करते हैं। सर पूछेंगे बाह्य पदार्थ से करेंगे तो क्या होगा, तो आप बताएंगे सब लोग कोएगुलेशन ही होगा, स्कंदन ही बोलेंगे उसके लिए। तो स्कंदन में और म्यूचुअल कोएगुलेशन में क्या फर्क होता है, कोएगुलेशन में और म्यूचुअल कोएगुलेशन में क्या डिफरेंस होती है। म्यूचुअल कोएगुलेशन में कोलाइड से कोलाइड को अवक्षेपित किया जाता है, लेकिन कोएगुलेशन में बाह्य पदार्थ की सहायता से कोलाइड को अवक्षेपित किया जाता है। दूसरा रूल क्या है, सेकेंड रूल ये था किसी भी आयन की जो कोएगुलेशन पावर है, किसी भी आयन की जो कोएगुलेशन पावर है वो ऑलवेज उसकी वैलेंसी के समानुपाती है।
सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक ऑब्जेक्टिव बनेगा पेपर में, 100% ऑब्जेक्टिव आना है। आज तक कोई ऐसा मौका नहीं आया जो सवाल नहीं आया पेपर में। द वैलेंसी ऑफ एनी आयन या द कोएगुलेशन पावर ऑफ एनी आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ देयर वैलेंसी। किसी भी आयन की स्कंदन क्षमता, ताकत, स्ट्रेंथ सदैव उसकी संयोजकता के समानुपाती होती है। जिस पर जितना चार्ज होगा वो उतनी आसानी से स्कंदन कर देगा। अब सवाल क्या लिखा आएगा पेपर में? सवाल पेपर में लिखा आएगा ये आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड है जो कि नेगेटिव कोलाइड होता है। इसको अवक्षेपित करने के लिए सर ने आपको 4 पदार्थ दिए ऑप्शन में। पहला पदार्थ सर ने आपको दिया NaCl, दूसरा पदार्थ सर ने आपको दिया MgCl2, तीसरा पदार्थ सर ने आपको दिया AlCl3। सर ने पूछा इन तीनों में सबसे इफेक्टिव कौन सा है? समझ गए? कौन सा इफेक्टिव है? AlCl3 क्यों इफेक्टिव बताओ? देखो Cl तो नेगेटिव है सबके अंदर, तो ये तो इफेक्टिव होगा नहीं, ये प्रभावशाली नहीं होगा इसमें, क्योंकि नेगेटिव ही कोलाइड है हमारा, नेगेटिव ही है। अब पॉजिटिव वाले होंगे, देखो तो इसको कितना पॉजिटिव होता है? 1 पॉजिटिव। इसमें कितना पॉजिटिव होता है? 2। इसमें कितना होता है? 3। तो यही पढ़ के आए हम लोग। जितनी वैलेंसी ज्यादा होगी तो कोएगुलेशन क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। समझ गया? पक्का? तो पढ़म बताइए। तो क्या कहा डिस्यूजन है? कोलाइड से कोलाइड्स को प्रेसिपिटेट करने का प्रोसेस मैचुअल कोएगुलेशन कहलाता है। कोलाइड से कोलाइड्स को प्रेसिपिटेट करने का प्रोसेस मैचुअल कोएगुलेशन कहलाता है, पारस्परिक स्पंदन कहलाता है। और किसी भी आयन की स्पंदन क्षमता कोएगुलेशन पावर किस पर डिपेंड करती है? वैलेंसी पर डिपेंड करती है। जितनी वैलेंसी ज्यादा होगी इसका क्षमता उतनी क्या होगी? समझ गए? बताइए आप। कोलाइड्स हमारे पास है FeOH का होल प्राइस पॉजिटिव होता है, जानते हैं आप लोग उसे। मैंने आपको NaCl दिया है, मैंने आपको Na2SO4 दिया है, और मैंने आपको Na3PO4 दिया है। बताओ कौन सा बढ़िया करेगा? बताओ कौन सा करेगा? Na3PO4 सबसे अच्छा स्कंदन करेगा। देखो ये पॉजिटिव कोलाइड से बात समझ लो आप लोग। Na पॉजिटिव होता है, Na पॉजिटिव होता है, ये तो इफेक्टिव होगा ही नहीं। अब नेगेटिव वाले इफेक्टिव होंगे तो Cl पर तो 1 चार्ज होता है, SO4 पर 2 चार्ज होता है, और PO4 पर 1 चार्ज होता है। इसलिए PO4 सबसे तेजी से स्कंदन करेगा। अब सवाल ये आया कि मैंने क्यों पढ़ाया आपके लिए इसे। कुछ ना कुछ फायदा कैसे बताता रहा हूं आपके लिए। टिंडर इफेक्ट पढ़ाया तो कपड़े पहनने की तमीज आपको सिखाई गई, कौन सा कपड़ा कब किस मौके पहनना है हम लोगों के लिए। उसके बाद मैंने आपको जब इलेक्ट्रोफोर्सेस पढ़ाया तो मैंने आपको समझाया कि भाई कैसा पानी हम लोग पी रहे हैं आजकल, उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस करके बताया। और जब ये आया तो इसके बारे में बताऊंगा। कभी कभी क्या होता है, हम लोग सेविंग कर रहे होते हैं और क्या होता है, कट जाते हैं। और जैसे सेविंग करते हैं तो जो आपकी सेविंग कर रहा होता है व्यक्ति या जो आप कर रहे होते हैं तो तुरंत ही फिटकरी की तलाश करते हैं आप। सेविंग करते समय सेविंग करते समय जब अचानक से हम लोग कट जाते हैं तो फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। तो फिटकरी में 2 प्रॉपर्टी होती है। एक तो फिटकरी कोएगुलेशन कर सकता है और फिटकरी एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीबैक्टीरियल। इसलिए सेविंग करने वाला व्यक्ति होता है वो इसलिए फिटकरी लगाता है हमारे चेहरे के ऊपर कि किसी दूसरे रीजन से बना दिया हो, उस से बना दिया हो या किसी से बना दिया हो, किसी को इन्फेक्शन ना हो तो उसका इफेक्ट ना पड़े उसके ऊपर। लेकिन दूसरा रीजन ये भी होता है कि कहीं कट जाता थोड़ा बहुत तो उस कट को भी रोका जा सकता है। एक्चुअल में होता क्या है, ये फिटकरी का फॉर्मूला है। K2SO4
इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2। सबसे ज्यादा जो वैलेंसी है Al की है, और वो भी कितनी है? 3 पॉजिटिव। इससे ज्यादा वैलेंसी वाला आयन कोई नहीं है इसमें, सबसे ज्यादा वैलेंसी वाला यही है एल्युमिनियम। अब जो आपका ब्लड होता है, मार्कर भी ला लेंगे आपका जो ब्लड होता है इसमें आयन होते हैं, इन आयन को बोलते हैं एल्ब्यूमिनाइट्स। एल्ब्यूमिनाइट्स जैसे ही आप कटते हैं ब्लड में जो एल्यूमिनाइट होते हैं वो फिटकरी के एल्युमिनियम से कमिट हो जाते हैं, और क्या कर देगा ये? उदासीन कर देगा उनके लिए। और जैसे ही आयन उदासीन होते हैं तो जहां पर कट लगता है ना, वहां पर इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है, आपकी थक्का जम जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है, क्लॉटिंग हो जाती है, और आप इसे ऐसे छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे ये स्कंदन या अवक्षेप जो है एयर के कांटेक्ट में आता है, तो एयर के कांटेक्ट में क्या होता है, ये हार्ड हो जाता है। आप कहते हैं फ्रंट जम गया, आप क्या जम गया? फ्रंट जम गया। तो फ्रंट कुछ नहीं होता है, ये कोएगुलेटिव लिक्विड लेयर होती है जो सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, और ये तभी छूटती है जब इनसाइड आप ठीक हो जाते हैं, अंदर से आप ठीक हो जाते हैं। तो स्कंदन से फायदा हुआ कि भाई जो एलम था, फैक्ट्रीज होती, उसे सेविंग के समय लगाया जाता था, और जब लोग कट जाते थे तो उनके ब्लड में जो एल्यूमिनाइट होता था वो फिटकरी के एल्युमिनियम से क्रिया करने के बाद उदासीन हो जाता था, और बड़े आकार वाले करने करते थे, इस कट वाले स्थान को कवर कर देते थे, जिससे ब्लड का बहना रुक जाता है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ये जो प्रोसेस है वो कट पर ही यूज होगा। स्कंदन रक्त के प्रभाव पर भी डिपेंड करेगा। आप किसी खोपड़ा फोड़ दें पेट मार के और फिटकरी भरा तो नहीं रुकेगा ब्लड। प्रवाह अगर तेज होगा तो स्कंदन कभी भी नहीं होगा। ये तो ब्लड धीमी गति से निकलता है, इससे रुक जाता है। तो कभी ऐसा ना करें, आपने सर ने बता दिया कि हमें फिटकरी लगानी है हर कीमत पर, तो हर जगह नहीं लगानी है फिटकरी, कहाँ लगानी है? केवल आपको मतलब की बात नहीं है, आपको चलो आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया? अब एक नया विषय आपको पढ़ाते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। 3 पढ़ा दी हमने आपको, ब्राउनियन मोमेंटम आपको पढ़ा दिया है, टिंडल इफेक्ट आपको पढ़ा दिया है, इलेक्ट्रोफोर्सेस आपको पढ़ा दिया है, कोएगुलेशन आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, 5वां प्रॉपर्टी आपको डिस्कस करते हैं, और 5वां प्रॉपर्टी बेटा हमारे पास है प्रोडक्शन। रक्षण कहते हैं इसके लिए, प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रक्षण बोलते हैं इसके लिए, रक्षण। सो ध्यान से आप लोग, एक तो पढ़े थे लायोफिलिक, बहुत ध्यान से मेरी बात आप सुनते रहे, और एक पढ़े थे लायोफोबिक। द्रव्य स्नेही और द्रव्यरोधी हम लोग पढ़े थे, और एक बात मैंने कही थी आप लोगों से, ये बाद में हमारे काम आएगा, तो आज पूरा इसी के बारे में बताएंगे लास्ट तक। ये जो होता है वो स्टेबल होता है, बताया था, स्थायी होते हैं द्रव्य स्नेही। और जब इनके बारे में बात हुई थी तो आपको बोला गया था ये अनस्टेबल होता है। कैसा होता है? अनस्टेबल। पहले से पढ़ के आए हम लोग, द्रव्य स्नेही स्थायी होते हैं, और द्रव्यरोधी कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। मैंने जो पदार्थ आपको प्रोवाइड किया ये वाला,
और मैंने आपको बताया कि इसे मिला दीजिएगा आप। तो आपने बताया सर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर। मैंने पूछा भाई क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आपने बताया सर जो द्रव स्नेही होते हैं वो कभी बाह्य पदार्थ से अवक्षेपित नहीं होते हैं, इसलिए तो हम लोगों ने स्थायी कहते हैं। मैंने आपको बताया कि इस वाले कोलाइड्स में जो लायोफोबिक है, द्रवरोधी है, इस वाले कोलाइड्स पर बाह्य पदार्थ को मिलाओ। तो जैसे ही बाह्य पदार्थ को आपने मिलाया तो ये पदार्थ जो था वो वापस जाने लगा, अवक्षेपित होने लगा ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो द्रवस्नेही कोलाइड्स होते हैं उनके ऊपर बाह्य पदार्थों का कोई फर्क, लेकिन जो द्रवरोधी कोलाइड्स होते हैं उनके ऊपर बाह्य पदार्थों का फर्क पड़ता है। सर ने आपको एक एडवाइस किया और सर ने आपको एडवाइस ये किया कि भाई एक काम करिएगा, इन दोनों को आपस में मिला दीजिएगा। और जब इन दोनों को आपस में मिला दिया गया, अब क्या किया हम लोगों ने, अब हम लोगों ने द्रवस्नेही और द्रवरोधी को एक साथ कर दिया है। और जैसे द्रवस्नेही और द्रवरोधी को मैंने एक साथ किया है और करने के बाद मैंने बोला कि अब बाह्य पदार्थ बनाना है इसके अंदर। आपने बताया सर अब तो अवक्षेपित नहीं हो रहा है, पहले अवक्षेपित हो रहा था, अब अवक्षेपित नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको बताया किसने किसको बचाया, द्रवस्नेही ने द्रवरोधी को बचा दिया। ये पहले अवक्षेपित हो रहा था बाह्य पदार्थ से, प्रेसिपिटेट हो रहा था पहले, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जब इसमें बाह्य पदार्थ को मिला रहे हैं, एक्सटर्नल सब्सटेंस को मिला रहे हैं, तो ये अब प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा है। इसका मीन्स क्या हो गया, इसका मीन्स ये हो गया कि जो हमारा लायोफिलिक है अब इस लायोफिलिक की रक्षा कर रहा है। और जब रक्षा कर रहा है तो क्या बोलेंगे इसे आप, रक्षण बोलेंगे। लेकिन सर को ऐसे क्यों बताएंगे, ये तो मैंने आपको समझा दिया ऐसे ही। ये क्या है, स्टेबल, और ये कैसा है, और बाद में कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, स्टेबल। तो बस ऐसे याद रखना है। स्टेबल कोलाइड से अनस्टेबल कोलाइड्स को स्टेबल करने की क्रिया, क्या कहा मैंने, स्टेबल कोलाइड से अनस्टेबल कोलाइड्स को स्टेबल करने की क्रिया, स्थायी से अस्थायी को स्थायी करना, स्थायी से अस्थायी को स्थायी करना क्या कहलाता है, रक्षण कहलाता है। ये लिखेंगे एग्जाम में हम लिखेंगे एग्जाम में, स्थायी द्रवस्नेही कोलाइड से, स्थायी द्रवस्नेही कोलाइड से अस्थायी द्रवरोधी कोलाइड को जब क्या किया जाता है, स्थायी कोलाइड में परिवर्तित किया जाता है, तो क्रिया कहलाती है, रक्षण कहलाती है, रक्षण कहलाती है। बात समझ में आ गई आपको पक्का। ये क्या इसका मतलब कोड बताओ, देखो करो इसे, स्टेबल, अनस्टेबल, क्या हो गया, स्थायी से अस्थायी को स्थायी करना लक्षण है। समझिए, अब आगे बढ़ते थोड़ा सा रक्षण में। देखिए रक्षण कैसे करेंगे हम लोग, कैसे नापेंगे रक्षण के लिए। तो रक्षण को जब हम लोग नापते हैं तो बोल्ट नंबर एक टर्म आता है, 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है भाई, शॉर्ट संख्या क्या होती है। आज तक बोर्ड के पेपर में कभी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया, वो देखना सारे पेपर में आया। गोल्ड नंबर क्या है, गोल्ड नंबर क्या होता है, तो गोल्ड नंबर के बारे में जब आपसे बात करेंगे तो शॉर्ट संख्या को गोल्ड नंबर को बोलते हैं। और किसी भी कोलाइड्स का जो रक्षण होता है तो गोल्ड नंबर से नापा जाता है। गोल्ड नंबर बताएगा कि अच्छा रक्षण करेगा, गोल्ड नंबर बताएगा अच्छा रक्षण नहीं करेगा। तो आप देखेंगे गोल्ड नंबर होता क्या है भाई,
हिंदी में टर्म है स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या। एक साइंटिस्ट था सिगमोंडी, ZSIGMOND, जेड साइलेंट टर्म था इसके नाम में, सिगमोंडी नाम था इसका। इसने बताया था इसके बारे में बहुत सारी बातें, और अभी आपको बताएंगे जो पेस्ट्री आप खाते हैं, जो आइसक्रीम आप खाते हैं, उन्हें कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। देखिए करना क्या हम लोगों को, एक सॉल्यूशन सर ने आपको प्रोवाइड किया है, सभी लोग मेरी बात बहुत ध्यान सुनेंगे। और ये जो सॉल्यूशन है ये गोल्ड सॉल्व है। अब सॉल्व को लिखा है मैंने, आपको भी बता देता हूं। देखिए अगर आपके पास प्रवस्था ठोस है और माध्यम द्रव है, अगर आपके पास प्रवस्था कैसी है, ठोस, सोना ठोस ही होता है, और किसमें घोड़ा अपने द्रव में, माध्यम द्रव है, तो जिनके अंदर फेज, सॉलिड और मीडियम लिक्विड होता है, उन्हें सॉल्व कहते हैं। ऐसे सारे कोलाइड सॉल्व कहलाएंगे। जब भी किसी मेटल को आप किसी द्रव में घोलेंगे, जब भी किसी मेटल को आप किसी द्रव में घोलेंगे, तो मेटल को द्रव में घोलने के बाद क्या बन जाएगा, वो सॉल्व बन जाएगा। कोलाइड तो है वो, ऐसे कोलाइड्स को कॉमन नाम दे देते हैं, और कॉमन नाम क्या होता है उनका, सॉल्व कॉमन नाम होता है। क्या होता है, सॉल्व कॉमन नाम होता है। तो गोल्ड सोल है, सोने का विलयन है, और जितने भी सोने के विलयन है वो सब कैसे होते हैं भाई, वो सब होते हैं लायोफोबिक। द्रवरोधी। और जितने भी लायोफोबिक होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, अनस्टेबल। कैसे होते हैं, अनस्टेबल। तो सर ने क्या काम किया है, गोल्ड नंबर को डिस्क्राइब करने के लिए सर ने सोने का कोलाइड विलयन आपको दिया है, और सर ने आपको यही बता दिया है कि अस्थायी विलयन है। सर ने आपको यही बता दिया है कि द्रवरोधी भी है। कैसा है, द्रवरोधी भी है। अगर आप इसे अवक्षेपित करना चाह रहे हैं तो देखो, अवक्षेपित करने को टर्म आपके नोट्स में लिखा हुआ है, सब चेक कर लीजिएगा। गोल्ड नंबर की डेफिनेशन में 10% NaCl का, इसको अगर आपको प्रेसिपिटेट करना है तो 10% NaCl के 1 ml की आवश्यकता होगी आपको। अगर आप सोने का कोलाइड विलयन आपके पास है और आपका वो सॉल्यूशन यूज नहीं हुआ, बच गया, तो क्या करेंगे आप उसमें 10% NaCl का 1 ml मिला देंगे। यानी क्या करेंगे, 90 ml तो वाटर और 10 ml नमक का सॉल्यूशन। ये 10% नमक का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वो 100 हो जाएगा पूरा। तो आप यहां समझिए, ये समझ लो आप इसको हिंदी में, अगर आपके पास 90 ग्राम वाटर है, 90 ग्राम से आपके पास वाटर है, और 90 ग्राम में कितना चाहिए, 10 ग्राम हो चाहिए, तो क्या हो जाएगा, देखो ऐसे बनेगा ये 90 ग्राम H2O प्लस 10 ग्राम NaCl। इसे मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगी कंसंट्रेशन इसकी, कितनी हो जाएगी, 10%। 10% का भी कितना देना है, 1 ml। 1 ml कितने को उदासीन करेगा मालूम है, 10 ml करेगा ये, 10 ml। मैंने आपको बताया, घटना नहीं है, बात समझनी है, और मैं सबसे पूछूंगा इस डेफिनेशन को भी। गोल्ड सॉल्ट मैंने आपको प्रोवाइड किया है, गोल्ड सॉल्ट का 10 ml मैंने आपको दिया है, और मैंने बता दिया है कि ये द्रवरोधी है। आपने क्या काम किया, एक लायोफिलिक लिया,
द्रव्यस्नेही। और जैसे ही आपने इसको मिलाया है सॉल्यूशन में तो मुझसे बोला कि सर ये तो वापस जाने लगा। मैंने कहा भाई रोक, वापस जा रहा है तो आपने बताया सर कैसे रोक सकता हूं मैं, तो मैंने कहा जैसे तरीका पढ़ा रहा हूं। क्या मिलाएंगे इसमें हम? द्रव्यस्नेही। क्या मिलाएंगे? आपने क्या काम किया, आपने इसमें द्रव्यस्नेही मिलाना स्टार्ट कर दिया। और जैसे द्रव्यस्नेही मिलाया तो मैंने पूछा कितना मिलाया, तो आपने बताया सर 1 मिलीग्राम मिलाया मैंने कहा रुका नहीं, तो आपने बताया सर नहीं रुक रहा है। मैंने कहा भाई एक काम कर, क्वांटिटी को और बढ़ा थोड़ा सा, तो आपने 2 मिलीग्राम कर दिया इसके लिए। मैंने क्वांटिटी और बढ़ा दे, तो आपने 3 मिलीग्राम कर दिया। लेकिन आपने बताया सर रुक नहीं रहा है बच्चे पर, ये तो वापस जा रहा है सारा सोल्यूशन। तो मैंने आपको बताया कि और ज्यादा मिलाया थोड़ा सा। आपने क्या काम किया, आपने 10 ग्राम मिला दिया इसे मिलीग्राम, और जैसे 10 मिलीग्राम आपने मिलाया ये बच्चे पर रुक गया। अब NaCl का जो सॉल्यूशन है वो इसको इफेक्टिव नहीं कर रहा है। बस ये ध्यान रखेंगे, द्रव्यस्नेही की जितनी मात्रा, द्रव्यस्नेही की जितनी मात्रा किसमें, मिलीग्राम में, इस अवक्षेपण को रोक देगी, इस अवक्षेपण को रोक देगी, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? गोल्ड नंबर। आप सुनेंगे ध्यान से, आप लोग ऊपर से बात करता हूं, ठीक है। गोल्ड नंबर द्रव्यस्नेही क्लोराइड का, गोल्ड नंबर द्रव्यस्नेही क्लोराइड का, सारी बातें स्वीकृत में लिखी हुई है। गोल्ड नंबर द्रव्यस्नेही क्लोराइड का मिलीग्राम में, गोल्ड नंबर द्रव्यस्नेही क्लोराइड का मिलीग्राम में व्यवहार है। गोल्ड नंबर द्रव्यस्नेही क्लोराइड का मिलीग्राम में व्यवहार है, जो 10 ml गोल्ड सॉल्ट के लिए, 10 ml गोल्ड सॉल्ट के लिए 10% NaCl के 1 ml से अवक्षेपित नहीं होने देता है। दोबारा उठाऊंगा। गोल्ड नंबर द्रव्यस्नेही क्लोराइड्स का मिलीग्राम में व्यवहार है। गोल्ड नंबर द्रव्यस्नेही क्लोराइड्स का मिलीग्राम में व्यवहार है। गोल्ड नंबर द्रव्यस्नेही क्लोराइड्स का मिलीग्राम में व्यवहार है, जो 10 ml गोल्ड सॉल्ट के लिए, 10 ml गोल्ड सॉल्ट के लिए 10% NaCl के 1 ml से अवक्षेपित नहीं होने देता है। दोबारा पढ़ूं। गोल्ड नंबर लायोफिलिक कोलाइड्स का मिलीग्राम में वह वेट है, गोल्ड नंबर लायोफिलिक कोलाइड्स का मिलीग्राम में वह वेट है जो 10 ml गोल्ड सॉल्ट के लिए, 10 ml गोल्ड सॉल्ट के लिए 10% NaCl के 1 ml से अवक्षेपित नहीं होने देता है। बताओ सुन, डिफाइन कर देते हैं। सोर्स संख्या द्रव्यस्नेही क्लोराइड का मिलीग्राम में व्यवहार है, जो गोल्ड सॉल्ट के 10 ml को 10% NaCl के 1 ml से अवक्षेपित नहीं हो सकता। कौन बताएगा? बहुत बढ़िया से एक बार में सिस्टमेटिक बता रहा हूं। मैं कितनी बार रिपीट कर दिया आपको, एक बार और कर देता हूं। गोल्ड नंबर लायोफिलिक कोलाइड्स का मिलीग्राम में व्यवहार है, जो 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन के लिए 8 ml 10% NaCl से अवक्षेपित। पढ़ के बता दो मुझे, बताना चाहिए। बताइए बताओ उसमें, पढ़ो। गोल्ड नंबर मिलीग्राम का व्यवहार है, जो गोल्ड सॉल्ट के 10 ml को 10% NaCl का 1 ml। दोबारा अगर यही बताओ, हिंदी बताओ।
बैठ जाइए आप। स्वर्ण संख्या द्रव्यश्रेणी कोलाइड्स का मिलीग्राम में वह भार है जो 10 ml सोने के कोलाडी विलेन को 10 ml सोने के कोलाडी विलेन को 10% NaCl के 1 ml से वर्षपित। अब एक बात ध्यान रखेंगे, आपको समझ में आ गया? आपको पक्का की बात समझ में तो आ गया आपको? कठिन नहीं है, पेपर में आनी है। 102% आपके एग्जाम में सवाल आएगा, ध्यान रखना आप लोग। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसे लिखेंगे नहीं। हर बार पेपर में आ रहा है गोल्ड नंबर क्या होता है, तो उलझना नहीं है। मैंने सिस्टमेटिक बता दिया आपको, कटना भी नहीं। मैंने आपसे कह दिया है स्वर्ण संख्या द्रव्यश्रेणी कोलाइड का मिलीग्राम में वह भार है जो 10 ml गोल्ड सॉल्ट के लिए 10% NaCl के 1 ml से महाक्षेपित। समझे? मुझे भी कोई बताओ एक बार बढ़िया से, टॉप क्लास बताइए, बताओ तो कहेंगे नहीं बीच में आप क्लियर से डेफिनेशन। गोल्ड नंबर लाइव फ्लूइड क्लोराइड का मिलीग्राम में व्यवहार है जो 10 ml गोल्ड सॉल्ट के लिए 10% NaCl के 1 ml से अपक्षेपित नहीं होने देता। करेक्ट, इतनी फ्लुएंसी होनी चाहिए आपके अंदर। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें ये करना है कि जितना गोल्ड नंबर कम आएगा वही अवक्षेपण में जितना पदार्थ हम कम इस्तेमाल करेंगे उतना हमें फायदा होगा। तो किसी भी पदार्थ का गोल्ड नंबर जितना कम होता है, किसी भी पदार्थ का गोल्ड नंबर जितना कम होता है वो उतना ही बढ़िया रक्षण करता है। और जिन पदार्थों का गोल्ड नंबर ज्यादा होता है ना, कोई ज्यादा का मतलब क्या हो गया, आपको भार ज्यादा बनाना पड़ेगा। कम मिलाएंगे तो कम गोल्ड नंबर आएगा, मिलीग्राम में तो भार है इसका। और कम आपका क्या कम चाहेंगे, ज्यादा मिलाना चाहेंगे, कम मिलाना चाहेंगे आपको तो जितना गोल्ड नंबर कम आएगा प्रोडक्शन उतना ही क्या होगा, बढ़िया होगा। तो देखा होगा आपने, आइसक्रीम खाते हैं हम लोग, तो आइसक्रीम क्या होता है, आइसक्रीम द्रव्यरोधी कोलाइड होता है। भाई पानी अपने आप तो जमता नहीं है, क्या करते हैं आप उसे जमाते हैं ना, टेम्परेचर कम करते हैं उसका और जबरदस्ती आप उसे जमाते हैं। तो जो हमारा आइसक्रीम होता है उस आइसक्रीम में क्या होता है, अस्थायी होता है। क्या करते हैं, उसमें अंडे का प्रोटीन मिलाया जाता है और उसमें क्या करते हैं, एल्यूमिन मिलाते हैं हम लोग आइसक्रीम को स्थायी करने के लिए। तो कैसा एल्यूमिन, एल्यूमिन होता है द्रव्य स्नेही। कैसा होता है, और आइसक्रीम कैसा होता है, द्रव्यरोधी। तो द्रव्य स्नेही किसमें मिला रहे हैं, द्रव्यरोधी मिला रहे हैं, तो इसलिए हमारा आइसक्रीम कैसा हो जाता है, स्थायी हो जाता है। पेस्ट्री खाते हैं हम लोग, पेस्ट्री की जो क्रीम होती है वो कैसी होती है, द्रव्यरोधी होती है, वो अस्थायी होती है। जब तक आप उसमें अंडे का जिलेटिन एल्ब्यूमिन नहीं मिलाएंगे, जिलेटिन नहीं मिलाएंगे, तब तक वो स्थायी नहीं होगा। तो पेस्ट्री में, आइसक्रीम में ये क्यों मिलाया जाता है, अंडे का प्रोटीन, उनको स्थायी करने के लिए। तो बहुत सारी माताएं जो हमारी वैसी बूढ़ी हो जाती है वो कहती है कि हम अंडा पड़ा हुआ ना खाने आते हैं, तो गलत नहीं कहते हैं। अंडा पड़ा हुआ है उसके अंदर, और अंडा ही नहीं पड़ा हुआ है बल्कि अंडे का प्रोटीन पड़ा हुआ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिलेटिन कहते हैं और एल्ब्यूमिन कहते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं, पेस्ट्री को और आइसक्रीम को स्थायी करने के लिए, पेस्ट्री को और आइसक्रीम को रक्षण करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए क्या करते हैं, उसमें हम लोग जिलेटिन मिला देते हैं, एल्ब्यूमिन मिला देते हैं। तो देखो आपके पास एक टेबल बना हुआ है, उसे पढ़ो आप लोग। उस टेबल में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले देखो जिलेटिन लिखा हुआ है और इसका गोल्ड नंबर सबसे कम है। उसके बाद हीमोग्लोबिन लिखा हुआ है, एल्ब्यूमिन लिखा हुआ है, स्टार्च लिखा हुआ है, गम एराबिक लिखा हुआ है, कैसिनेट लिखा हुआ है, ऑलिएट लिखा हुआ है, डेक्स्ट्रिन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। जिलेटिन और एल्ब्यूमिन सबसे अच्छे रक्षी कोलाइड्स है जिन्हें आइसक्रीम और पेस्ट्रीज में मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है इन दोनों को, क्योंकि इनका गोल्ड नंबर सबसे कम होता है। तो ध्यान रखना किस कोलाइड्स का गोल्ड नंबर सबसे कम है, जिलेटिन पे टिक करना है, किस सबसे कम है, जिलेटिन। बात समझ में आई सारी। तो दो विषय मैंने आपको पढ़ा दिए हैं आज, एक तो कोएगुलेशन मैंने आपको पढ़ा दिया है और एक गोल्ड नंबर का मीन्स प्रोटेक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया है। इन दोनों बातों में कोई समस्या हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। फिलहाल अभी 2 मिनट। सर आपने बताया 10 मिलीग्राम